नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ, आप देखेंगे कि जो बिहार के अलग अलग परीक्षाओं में ये सारे प्रश्न आपके आए हुए हैं भाई लोग। अगर ये आपका घटना चक्र समसामयिकी के आपके पास बुक है तब क्या ही कहने। आप देखेंगे कि ये बुक इतना महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार के प्रेफरेंस में, बिहार के परिवेश में, कि हर अभ्यर्थी के पास होनी चाहिए जो ही आप देखेंगे बिहार की किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ से प्रश्न आपके डिटो डिटो लड़ते हैं मेरे भाई, और ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं। आप देखेंगे किसी न किसी आपकी परीक्षा में आपके आए ही हुए हैं। तो इसी का आज हम पुनरावलोकन आप देखेंगे ये बुक का है। इसके हम प्रश्नों को देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न हैं। अगर आपके पास ये बुक है तो आपने देखा होगा, और नहीं है तो आइए, आज पहली सीरीज है हमारी, 50-50 प्रश्नों को करते हुए चलेंगे और डेली मैं आपको दिखाते हुए चलूंगा। ये बुक इतना महत्वपूर्ण है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ एकदम अच्छे से दिया गया है। पहले सेगमेंट में आप देखेंगे कि भारत का इतिहास, भारत के इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत का इतिहास दिया हुआ है, मध्यकालीन भारत का इतिहास दिया हुआ है, आधुनिक भारत का इतिहास दिया हुआ है। इस प्रकार से सब है। लेकिन आज की हम इस वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास से जो प्रश्न अभी तक बिहार के अलग अलग परीक्षाओं में बने हैं वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा की तैयारी करते हो या 17वीं का प्री देने वाले हैं तभी ये महत्वपूर्ण है। तो आइए प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं, जो आपके देखेंगे कि प्रीवियस वर्षों में ये सारे प्रश्न आपके आए हुए हैं। प्राचीन भारत का इतिहास जहां एक्सप्लेन करने लायक रहेगा, समझाने लायक रहेगा, ये वाला सेगमेंट तो मैं आपको बताऊंगा, वरना हम प्रश्नों को केवल देखते हुए चलेंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर को प्रश्नों को केवल आपको देख लेना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और बार बार इसको रिवीजन करना होता है। क्योंकि आप देखेंगे ध्यान से उतर जाता है तो फिर परीक्षा में डाउटेशन के श्रेणी में आ जाते हैं और वहाँ पर ये प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं, और ये प्रश्न आप देखेंगे बार बार रिपीट भी होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे, पूछा है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं मेरे भाई। आपसे ये प्रश्न बन जाए तो आप इसे देखेंगे कि मेहरगढ़ से आपका ये मिला हुआ है, तो इसमें आपका मेहरगढ़ सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये भी प्रश्न आपका 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में आया हुआ था। उसके बाद वही दूसरे प्रश्न की बात करें, दूसरे प्रश्न को देखेंगे तो निम्नलिखित में से किसको कैथोलिक युग कहा जाता है, आपको बताना है। तो ये देखेंगे कि ताम्रप्रसार युग जो है उसे ही कैथोलिक युग कहा जाता है। और ये भी आप देखेंगे कि 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में यह प्रश्न आपका आया है। उसके बाद अगले प्रश्न में देखेंगे अगले प्रश्न को, तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों को सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि ये लाल रंग के बर्तन हुआ करते थे। तो ये भी आप देखेंगे कि 40वीं बीपीएससी के प्री की परीक्षा में ये आया हुआ है। ये सारे प्रश्न आप देखेंगे भाई किसी न किसी परीक्षा में बिहार के आए हुए हैं, तो ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर ये बुक अगर आपके पास नहीं है तो फ्लिपकार्ट अमेजन पर उपलब्ध है, वहाँ से आप ऑर्डर कर लीजिए, और नहीं है तो आप इसको देख लीजिए। मैं काफ़ी अच्छे से आपको बता दूंगा एकदम सेगमेंट वाइज सारे प्रश्नों को। ये आप देखेंगे कि प्राचीन भारत का इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम लेंगे। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि आद्य ऐतिहासिक युग में ये आपका पड़ता है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये आप देखेंगे कि ये भी 39वीं बीपीएससी में आपका आया हुआ है। इसमें सारे प्रश्न आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस में आ चुके हैं। 5वें प्रश्न में देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो आप देखेंगे पक्की ईंट से बनी इमारत सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता में है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो छठे प्रश्न में देखेंगे। छठे प्रश्न में आप देखेंगे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। हड़प्पा का बंदरगाह लोथर, ये देखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई बार अलग अलग परीक्षाओं में ये पूछा गया है। यहाँ भी देख सकते हैं 53-55 बीपीएससी के प्री की परीक्षा में 2011 में ये प्रश्न आपका आया हुआ है। तो इसके बारे में आप देखेंगे कि हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। 7वें प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो आप देखेंगे कि यही आपका लोथल है, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, तो इसमें आपका लोथल हो जाएगा। ऐसे अगले प्रश्न 8वें प्रश्न को देखेंगे। 8वें प्रश्न में आप देखेंगे कि पूछा है कि
निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो ये आप देखेंगे कि बनवाली से प्राप्त हुआ है, ये भी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि 60-62 बीपीएससी प्री 2016 में ये आपका आया हुआ है, 60वां और 62वां में, तो महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सारे प्रश्न आपके आए ही हुए हैं सब भाई लोग, तो आगे भी ये आ सकते हैं, इसलिए ये ध्यान में रखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो आप देखेंगे ये कलिंगबंगा में मिला है, तो इसमें आपका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। 10वें प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? नहीं में पूछा है तो आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, और उसके बाद इस पर ऊपर अगले ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे एम.एस. वत्स और आपका बी.एस. स्मिथ। तो बी.एस. स्मिथ आपका है। बी.एस. स्मिथ आप देखेंगे दयाराम साहनी हड़प्पा सर्वेक्षण किया था 1926-27 से वर्ष 1933-34 में। माधव स्वरूप बस हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपका इसमें ये हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न में देखेंगे तो 11वें प्रश्न में देखेंगे पूछा है बोझ कोई का महत्व इसलिए है कि, तो आप देखेंगे कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं के वर्णन है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन इसमें आपका यही सही है। उसके बाद अगले प्रश्न में देखेंगे तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो आप देखेंगे पासोड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था, ये भी प्रश्न आपका आया हुआ है। ये सारे प्रश्न आपके आए हुए हैं भाई। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्वतः सोम को समर्पित है? तो आप देखेंगे 9वां मंडल ये समर्पित है। 42वां बीपीएससी की प्री की परीक्षा में ये आपका आया था। उसके बाद अगले प्रश्न को देखेंगे तो ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्वतः किससे समर्पित है? तो ये आप देखेंगे सोम और इस पेय पर नामकृत देवता को ये संबंध है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन सी इसमें सही है आपका। उसके बाद देखेंगे 16 प्रश्न में निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादन किया? तो आप देखेंगे कि ये आपका वैश्विक हो जाएगा, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है भाई, तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखेंगे 42 बीपीएससी में पूछा है, 47 में, 53 और 55 में पूछा है। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है महावीर और गौतम बुद्ध में, इसलिए पूछ देता है। तो इसमें आप देखेंगे कुंडलग्राम, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा मेरे भाई। उसके बाद ऐसे आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे तो अगले 18वें प्रश्न में देखेंगे कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो ये आपका पावापुरी में हुई थी, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म आप देखेंगे कि 599 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। जन्म पूछे तो 599 वैशाली में हुआ था। मृत्यु आप देखेंगे 527 ईस्वी के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह में आपका हुआ था, जो आपका पावापुरी में है, तो इसलिए आपका इसमें पावापुरी हो जाएगा। उसके बाद 19वें में देखेंगे कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। प्रथम शिष्य के बारे में जामली आपको अच्छे से पता है, तो इसमें आपका जामली हो जाएगा, ये भी आपका आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद अगले प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये आपका 14 पूर्व कहलाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी वाला ही सही है। अगले प्रश्न में देखेंगे 21 में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? तो ये आपको अच्छे से पता है, सारनाथ वाराणसी में है, वहाँ पे उन्होंने दिया था। उसके बाद अगले प्रश्न को देखेंगे महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, यानी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये आपका कुशीनगर हो जाएगा, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है। उसके बाद अगले प्रश्न को देखेंगे तो अगले में देखेंगे त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो आप देखेंगे कि बौद्धों की है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित है, कि आपका जैन धर्म से संबंधित है, ईसाई धर्म से संबंधित है? तो आप देखेंगे कि ये आपका जैन धर्म से संबंधित है, तो इसमें आपका सी वाला सही हो जाएगा। 25वें प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन आप देखेंगे ये एक सामान्य नहीं है, तो इसमें आपका आत्मदमन होगा, ये भी प्रश्न आपका आया हुआ है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है?
ये आपका बताना है। तो ये पांचवा और छठा में आप देखेंगे कन्फ्यूजन हो जाता है, दोनों ऑप्शन में दे ही देता है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये पांचवा आप मारेंगे, पांचवा आपका सही है। आप देखेंगे कि ये आया हुआ भी है। उसके बाद 27 में देखेंगे बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के लिए रूप में किया गया, आपको बताना है। तो आजीविकों के रूप में किया गया। ये प्रश्न आप देखेंगे बीपीएससी टीचर वाले में भी आया था, तो ये आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो आप देखेंगे मखली गोसाल, तो आप ऑप्शन इसमें आपका सी हो जाएगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है, तो आप देखेंगे उदयन ने किया था, तो इसमें आपका ऑप्शन ए ही सही है। ये प्राचीन भारत का इतिहास के प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई। ये देखेंगे किसी न किसी परीक्षा में आपके आए हुए हैं बिहार में। उसके बाद अगले प्रश्न को देखेंगे, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया, तो उदयन किया गया कि उसी ने बसाया था, तो इसमें आपका सी सही है। 31वें प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, तो उदय ने बसाया था, तो इसमें भी आपका ऑप्शन डी सही है मेरे भाई। उसके बाद ऐसे आगे बढ़ेंगे, 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 32 नंबर प्रश्न में देखेंगे पूछा है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो आप देखेंगे लिच्छवियों के द्वारा किया गया, तो ऑप्शन इसमें आपका डी सही हो जाएगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो आप देखेंगे राजगृह थी। ये आपका टीचर वाला में ये भी प्रश्न आया था, आप देख लीजिएगा। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न को देखेंगे, तो अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था, तो अजात शत्रु के वंश का नाम गुप्त वंश था, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न 35 को देखेंगे, सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे की, तो ये विलियम जोन्स, इसमें आपका ये सही होगा। अगले प्रश्न 36 नंबर देखेंगे, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, आपको ये बताना है, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, आप देखेंगे यूपी पीसीएस में भी आया हुआ प्रश्न है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे मैग्नीज की पुस्तक का क्या नाम है, तो ये इंडिका। ये काफ़ी चर्चित पुस्तक है, अधिकतर परीक्षाओं में पूछता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद इंडिका के लेखक कौन था, इंडिका के लेखक कौन था, तो आपको अच्छे से बताया मैग्नीज, ऊपर वाले प्रश्न में ही मैंने आपको बताया, इसमें आपका मैग्नीज हो जाएगा मेरे भाई। मैग्नीज किसका दूत था, मैग्नीथी किसका जो दूत था, तो सेलुकस का दूत था, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। 40 प्रश्न में देखेंगे, 40वें में देखेंगे पूछा है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो ये बृहद्रथ था, तो इसमें आपका ये सही है। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है, तो जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित है, तो इसमें आपका ये वाला विकल्प सही होगा। उसके बाद ऐसे आगे बढ़ेंगे तो 42 प्रश्न में देखेंगे कि निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, तो ये खारवेल का झुकाव था, तो इसमें आपका खारवेल सही होगा भाई। उसके बाद आगे देखेंगे तो अगले कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, आपको ये बताना है। तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध आप देखेंगे कि उपरोक्त में से कोई नहीं, ये वाला विकल्प आपका सही है, इसमें से किसी से नहीं है, तो इसमें आइए देखिए इसका सारांश पढ़ लीजिए। कलिंग के चेरी राजवंश का संस्थापक महावेदवाहक नामक व्यक्ति था। अंत में इस वंश का नाम महावेदवाहक वंश ही पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन में एकमात्र साधन हाथी गुफा अभिलेख है। जी हाँ, हाथी गुफा की जहाँ भी बात आएगी वहाँ खारवेल आपका होगा, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आप देखेंगे समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चर्चित प्रश्न है, आता है अधिकतर परीक्षाओं में, ध्यान रखिएगा। गुप्त सम्राट किसने हूणों को पराजित किया, तो यह स्कंद गुप्त ने किया, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा भाई। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में देखेंगे कि इसमें पूछा है किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है, तो अब बिना जोती हुई जंगली भूमि को आप देखेंगे कहा जाता है। ये प्रश्न भी आपका आया हुआ है। उसके बाद अगले प्रश्न को देखेंगे, चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा कब की थी, तो आप देखेंगे कि 515 ईस्वी से लेकर 520 यानी 5 वर्ष के बीच में की थी, तो ये आपका ये सही हो जाएगा। इसमें हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी, तो आपको ये बताना है। आप देखेंगे ये भी प्रश्न आपका आया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं 56, 59 दोनों बीपीएससी में आया हुआ है, तो ये आप देखेंगे कि ये हैंगसांग हो जाएगा, इसमें आपका ये सही है। उसके बाद अगले प्रश्न में देखेंगे कल्हड़ की पुस्तक का नाम आपको बताना है कि क्या है, तो राज तरंगिणी, तो इसमें आपका ऑप्शन
डी सही हो जाएगा। आज के दिन से जुड़े हुए अंतिम प्रश्न यानी 50वें प्रश्न को देखते हैं। तो उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका बिहार में स्थित है। तो ये आपका इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये है आपके प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न 50 प्रश्न मैंने आपको बताया। अगली वाली सीरीज में भी मैं आपको 50 प्रश्न प्राचीन भारत के इतिहास से बताऊंगा। प्राचीन भारत के इतिहास से ये सारे प्रश्न वो प्रश्न हैं जो आपके किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं भाई। तो एक बार वीडियो को तेज करके धीरे करके जरूर देख लीजिएगा। ऐसे देखे रहेंगे तो आपके ध्यान में रहेगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न आप देखेंगे बीपीएससी कोई भी परीक्षा आयोजित करें रिपीटेड प्रश्न बहुत करती है। तो ये सारे प्रश्न आपके आगे भी आ सकते हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर बीपीएससी टीआरई 4 आपको देना है या बीपीएससी का 17वां एग्जाम देना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सीरीज मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, केवल आप ध्यान में रखिएगा। 5 से 10 मिनट दे के केवल आप ध्यान में रखिए, परीक्षा में आपको तुरंत हिट करेगा, वो प्रश्न आपका सही हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे इसके अगले वाले सीरीज को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।